नमस्कार। नशा मुक्ति दिवस, आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर हम लोग विशेष चर्चा कर रहे हैं। मादक पदार्थ सेवन और उसकी तस्करी के विरोध में जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह महसूस किया गया कि ड्रग्स का कारोबार आम आदमी के जनजीवन के लिए बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है, इसके खतरे बहुत गंभीर परिणाम सामने आ रहे हैं, तब 1987 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 26 जून को नशा मुक्ति दिवस के रूप में घोषित किया। और उसके बाद से नशा मुक्ति के प्रभाव और नशा के प्रभाव, ड्रग्स के जो कारण है और उसके वजह से जो लोगों को परेशानी हो रही है और इसके खिलाफ किस तरह का जन जागरण चलाया जा सकता है। ड्रग्स के खिलाफ जो एजेंसियां हैं, पुलिस हैं, नैरोकैटिक्स डिपार्टमेंट्स हैं और भी भारत सरकार की कई एजेंसियां भी काम कर रही हैं, वो तो कंट्रोल कर रही हैं, अपना काम भी कर रही हैं, लेकिन इनके साथ साथ समाज को कैसे जागरूक किया जाए, जो पीड़ित लोग हैं, जो एडिक्ट लोग हैं, उन्हें किस तरह से इस नशे से, इस लत से मुक्ति दिलाई जाए। और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस का जो मकसद है मुख्य रूप से यही है। और यह बहुत ही गंभीर चुनौती सिर्फ असम, भारत के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए यह ड्रग्स का कारोबार, तस्करी या मादक पदार्थ सेवन एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। इसके लिए क्षेत्रीय स्तर पर भी जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। और इस खास मुद्दे पर आज हम बातचीत करने जा रहे हैं और हमारे साथ दो खास मेहमान स्टूडियो में बैठे हैं। सबसे पहले उनका मैं आपसे परिचय कराना चाहता हूं। आप हैं श्री सुरेंद्र कुमार, भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी, आईजीपी हैं सीआईडी विभाग में, और हमारे साथ हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के क्षेत्रीय निदेशक श्री राकेश चंद्र शुक्ला जी। सुरेंद्र जी, सबसे पहले मैं आता हूं क्योंकि इन दिनों हम लोग यह देख रहे हैं कि असम या पूर्वोत्तर में अचानक ड्रग्स के खिलाफ अभियान में बड़ी मात्रा में जो मादक पदार्थ हैं वो मिल रहे हैं, पैडलर्स पकड़े जा रहे हैं, जगह जगह छापेमारी हो रही है। तो ये सब चीज़ें कैसे और अचानक ये इतना भयावह रूप जो सामने उभर कर आया, तो आप किस नतीजे पर पहुंचते हैं? सबसे पहले सभी आदरणीय श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। आपने बहुत सही प्रश्न पूछा है। जो मादक ड्रग है उसके अगेंस्ट हम लोग पहले से भी ऑपरेशन चलाते रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन 10 मई को आपको ध्यान है कि नई सरकार और नए मुख्यमंत्री ने पदभार ग्रहण किया और असम के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो ड्रग ट्रैफिकिंग के विरुद्ध में जो कार्रवाई होगी उसको काफ़ी प्राथमिकता दी है और पुलिस डिपार्टमेंट को उन्होंने निर्देश दिया है कि हर तरह की कोशिश होनी चाहिए, इसमें कोई कसर नहीं छूटना चाहिए। और जो इलीगल ट्रैफिकिंग है ड्रग की, उसको उसके ऊपर विजय प्राप्त करना है, उसको कंट्रोल करना है जी। तो 10 तारीख से जब से नई सरकार आई है, इस अभियान को काफ़ी तीव्रता मिली है। पहले भी अभियान चल रहा था, लेकिन ये अप्रत्याशित सफलताएं मिल रही हैं। ये दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड काइंड ऑफ ऑपरेशन अगेंस्ट इलीगल ड्रग ट्रैफिकर्स, और काफ़ी सफलताएं इसमें हमें मिली है जी। एक चीज़ और भी मैं जानना चाहूँगा, हमारे साथ राकेश जी हैं, और ये जो इतना सारा मादक द्रव्य अचानक दिखने लगा, या ये नॉर्थ ईस्ट में या असम में ये चीज़ें कैसे आती हैं, इसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, और ये फिर क्या असम से बाहर भी जाती हैं? ये जरा सा इसके सोर्स के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए रवि जी, नॉर्थ ईस्ट में गांजा, मेथेम्फेटामाइन और हीरोइन के और कोडीन बेस्ड कफ सिरप के ड्रग्स की बहुतायत है जी। इसमें जो गांजा है और ओपियम या हीरोइन है, तो गांजा तो बेसिकली का इलिसिट कल्टीवेशन नॉर्थ ईस्ट के ही कुछ राज्यों में होता है और जिसके खिलाफ
विभिन्न ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां लगातार अभियान चलाती रहती हैं। फिर भी यहाँ की जियोग्राफी और डिफ़िकल्ट टेरेन के कारण और वाइल्ड ग्रोथ के कारण इलिसिट गांजा का कल्टीवेशन हो पाता है, तथा ओपियम का भी कल्टीवेशन कुछ राज्यों में इलिसिट तरीके से किया जाता है, जिसके कारण इस एरिया में जो है ओपियम और गांजा तथा कुछ चूँकि गोल्डन ट्रायंगल के नज़दीक होने के नाते नॉर्थ ईस्ट के म्यांमार बॉर्डर कोई खुला होने के नाते, ओपन बॉर्डर होने के नाते मेथेम्फेटामाइन और हीरोइन की तस्करी भी होती है, तथा कोडीन बेस्ड कफ सिरप की जो का मिसयूज़ है, उसकी तस्करी तो नहीं बोला जाएगा, उसका मिसयूज़ हो रहा है, क्योंकि वो तो बेसिकली एक फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है जिसके लिए कफ सिरप है, खांसी की दवा है, लेकिन कुछ लोग उसका खांसी की दवा के रूप में इस्तेमाल न करके उसकी डोज ज़्यादा लेते हैं और उसको ड्रग के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो चूँकि भारत में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं और इसका एक दवा है, तो इस दवा के रूप में आती है लोग, लेकिन यूज़ करने वाले उसको दवा के रूप में नहीं बल्कि नशा के रूप में कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, इसमें ये जो कॉमन जो ड्रग्स अभी आपको छापेमारी में मिल रहे हैं, और उनमें से कौन कौन से ड्रग्स हैं जो ज़्यादा तस्करी हो रही है या यहाँ लोग कंज्यूम कर रहे हैं? रवि जी, इस प्रश्न का आंशिक उत्तर शुक्ला जी ने ऑलरेडी दिया है। 5 तरह के जो ड्रग हैं वो असम में काफ़ी कॉमन है, और जब हम लोग रिकवरी करते हैं तो इन्हीं 5 में से कोई संभावना रहती है कि ड्रग मिलेगा। तो एक गांजा है, दूसरा हेरोइन है, और आपको पता होगा कि हेरोइन जो अफीम के पौधे हैं उसी से प्रोसेस करके हेरोइन बनता है। उसके बाद जो कोडीन बेस्ड कफ सिरप है, जो कफ में सर्दी में इसका व्यवहार होता है, लेकिन लोग इसको ड्रग के रूप में भी व्यवहार करते हैं। उसके अलावा मेथ एम्फेटामाइन टैबलेट्स हैं, जिसको साधारण रूप से लोग वर्ल्ड डिजियोर्स या याबा ब्रांड में वो बिकता है। तो ये जो 5 हैं ये मुख्य हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी हाल में जो हम लोगों ने रिकवर किया है जी, उसमें हेरोइन, गांजा, ओपियम, कफ सिरप, टैबलेट के अलावा मॉर्फिन भी हमने रिकवर किया है। पॉपी स्ट्रॉ जो ओपियम का पौधा बच जाता है, सूखा पौधा अफीम निकालने के बाद उसको बोलते हैं, वो मिला है। क्रिस्टल मेथेम्फेटामाइन भी मिला है, और इसके अलावा खेती भी असम में छिटफुट कहीं कहीं पे गांजे की खेती ही उसका डिस्ट्रॉय किया गया है। जैसे 31 बीघा 3 कट्ठा 12 लेसा खेती विश्वनाथ चारेली जिले में हो रही थी, तो उसको भी डिस्ट्रॉय किया गया है। राकेश जी, जैसे हमने भी एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि म्यांमार का वह इलाका जो नो मैन जोन है या माने आउट ऑफ कंट्रोल है म्यांमार सरकार के बाहर का, और जहाँ पर रिवेलियन ग्रुप्स वगैरह जहाँ पर रहते हैं, उस इलाके में बड़े पैमाने पर गांजा की खेती होती है, और इसलिए मणिपुर का जो रास्ता है वो गांजा की तस्करी के लिए सबसे ज़्यादा चर्चित रास्ता है। देखिए, गांजा की तस्करी का जहाँ तक सवाल है, उसमें जो यहाँ पे जो गांजा की तस्करी हो रही है वो म्यांमार से उसके सीजर के बहुत ज़्यादा रिपोर्ट नहीं है जी। सर भी इस बात को सपोर्ट करेंगे कि जितने भी गांजा के सीजर हो रहे हैं उनके सोर्स ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट के और अन्य राज्य जैसे मणिपुर या त्रिपुरा या फिर अरुणाचल प्रदेश ही आते हैं। जहाँ तक आपका जो प्रश्न है कि म्यांमार में तस्करी गांजा की इलिसिट कल्टीवेशन हो रहा होगा, तो हम लोग उसके बारे में कोई ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस तरह के बॉर्डर्स पे कुछ गांजा की ज़्यादा सीजर्स नहीं हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ और सुरेंद्र जी, चूँकि जो आज जो नशा मुक्ति अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाया जाता है, उसमें मुख्य रूप से ये भी होती है कि मादक पदार्थ सेवन से कैसे लोगों को मुक्ति दिलाई जाए, ये भी एक बड़ा सोर्स होता है। तो जब असम पुलिस किसी ऐसे ड्रग एडिक्ट को पकड़ती है
जो उसको कंज्यूम करने की जिसकी आदत है या लत पड़ गई है, तो ऐसे लोगों के साथ असम पुलिस किस तरह का व्यवहार करती है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिसने गलती से कभी ड्रग्स की लत पड़ गई तो उसको पूरी जिंदगी कानूनी मार भी झेलनी पड़ेगी? इसके ऊपर थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। जी, आपने बहुत रिलेवेंट प्रश्न पूछा है। पुलिस हो या कोई भी एजेंसी है, जब वो कानून को इन्फोर्स करते हैं तो उसमें अंतर रखना चाहिए कि जो किंगपिन है, जो बड़े बड़े लोग इस धंधे के पीछे हैं, उनके प्रति जो हमारा अप्रोच होना चाहिए, और जो ड्रग एडिक्ट हैं, जो नशा सेवन करते हैं, उनके प्रति जो हमारा अप्रोच है वो बिल्कुल अलग होना चाहिए। जो ड्रग एडिक्ट हैं, जो कंज्यूम करते हैं, उनको हमें सहायता करनी चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो अपना इलाज करा सकें, डी एडिक्शन सेंटर में जाएं, उनका रिहेबिलिटेशन हो, और जो समाज में फिर से मिल जाने का जो प्रोसेस है, सोशल इंटीग्रेशन, वो हो। कानून में भी प्रावधान किया गया है। वैसे जो एनडीपीएस एक्ट है उसके अंतर्गत ड्रग कंज्यूम करना भी अपराध है जी। लेकिन अगर कोई ड्रग एडिक्ट है तो प्रोसिक्यूशन शुरू होने के टाइम में अगर वो ये अंडरटेकिंग देता है कि मैं डी एडिक्शन सेंटर में जाके अपना इलाज कराऊंगा, अच्छा, तो वहीं पे जो प्रोसिक्यूशन है रुक जाता है। और अगर उसने सही सही डी एडिक्शन सेंटर में अपना समय पूरा किया तो फिर उसको किसी तरह की सजा की जरूरत नहीं है। और अगर हमें सफल होना है लंबे समय के लिए, तो हमें बड़े बड़े जो ट्रैफिकर हैं उनके ऊपर टारगेट करना पड़ेगा, और जो मजबूरी में या भाग के जो एडिक्ट हो गए हैं उनके प्रति हमें सहानुभूति पूर्वक ही हमारा अप्रोच रहना चाहिए, ताकि वो एक वरिष्ठ सक्षम नागरिक की तरह समाज में फिर से वापस जुड़ सके। हमने आपने एक महत्वपूर्ण बात बताई। आमतौर से लोगों को भी ये लगता है कि अगर सपोज कोई ड्रग्स एडिक्ट है और कहीं से ड्रग्स लेकर आ रहा है, चूंकि उसकी बेचैनी है, और उस दौरान पुलिस या कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी उसको पकड़ लेती है, और तो वैसे युवकों के, भटके युवकों के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि एक बार वो पकड़ा गए ड्रग्स लेते हुए तो उनकी पूरी जिंदगी बेकार हो जाएगी, उनको फिर से जिंदगी को संभालने का, संवारने का मौका मिलेगा। आपने इसके ऊपर बहुत मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि जो हमारा ड्रग एब्यूज और इलिसिट ट्रैफिकिंग के प्रति जो हमारा रवैया है उसको 3 दृष्टिकोण से आप देखिए जी। एक तो है सप्लाई कमाना, जो जहाँ से ड्रग आ रहा है जी, उस सप्लाई लाइन को रोकना है, उसको पकड़ना है हमें, ताकि उपलब्ध कम हो या नहीं हो। वहाँ पे पुलिस का या नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो या जो और एजेंसीज हैं उनकी प्राथमिक भूमिका है। दूसरा इसमें एंगल ये है कि जो ड्रग का डिमांड है जी, वो कमाया जाए, तो उसमें लोगों में जागरूकता पैदा करना, विशेषकर युवा और छात्रों के बीच में, उसमें अवेयरनेस की बड़ी भूमिका है। और तीसरा है कि जो हार्म है उसको कमाना, उसको रिड्यूस करना, उसमें डी एडिक्शन सेंटर, उसके बाद रिहेबिलिटेशन, सोशल इंटीग्रेशन वगैरह की भूमिका आती है। जहाँ तक पुलिस की भूमिका है वो पहला जो सप्लाई रिडक्शन में है, प्राथमिक भूमिका है, और डी एडिक्शन और हार्म रिडक्शन के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। अगर कोई ड्रग एडिक्ट मिलता है आपको सर्च में या कहीं पे, तो कई बार ऐसा होता है कि जो पेडलर है, जो ट्रैफिकर है, वो खुद को एडिक्ट बताता है जी। तो ये पुलिस की जिम्मेवारी है इस बात की छानबीन करना कि वो सही में ड्रग डिपेंडेंट है या फिर वो एक्सक्यूज ले रहा है, और उसके हिसाब से जो कानून है, कानून के हिसाब से प्रक्रिया होती है। राकेश जी, और किस तरह से मादक पदार्थों का जो सेवन है, इसके प्रभाव को किस तरह से कम किया जा सकता है? कैसे समाज को, परिवार को जागरूक किया जा सकता है? इस दिशा में आपकी क्या सलाह है हमारे दर्शकों के लिए? ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न था, क्योंकि ये समझने की ज़रूरत है। जैसे कि अभी आईजी सर ने बहुत क्लियरली ये बात बताई है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और विभिन्न राज्य सरकारों का जो अप्रोच है वो 3 प्रॉन्ज स्ट्रेटजीज है, मतलब 3 प्रकार के हमारे अप्रोच हैं।
नंबर एक है कि हम सप्लाई रिडक्शन करते हैं, मतलब जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जैसे पुलिस, एनसीबी और भी जो डिफरेंट ड्रग ला इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं, वो सप्लाई लाइन के खिलाफ काम करती हैं, ट्रैफिकर्स को पकड़ती हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स को पकड़ती हैं, पेडलर्स को पकड़ती हैं, जिससे कि समाज के अंदर, देश के अंदर, राज्य के अंदर ड्रग की उपलब्धता कम से कम हो या ना हो। और दूसरा डिमांड रिडक्शन, जिसके बारे में विभिन्न एजेंसियां हैं जो अवेयरनेस फैलाती हैं, जागरूकता फैलाती हैं, जिससे लोग ड्रग लें ही ना। और तीसरा, यदि कोई ड्रग लेने लगा, गलती से एडिक्ट हो गया है, तो जैसा कि बताया गया कि उसमें लिए एक हार्म रिडक्शन की स्ट्रेटजी है कि अब उसके लिए उसको डॉक्टर को दिखाया जाए, उसका इलाज किया जाए, उसको डी एडिक्शन सेंटर पे भेजा जाए, फिर रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजा जाए, जिससे कि वो वापस समाज में आकर के अपनी भूमिका अदा कर सके। और इसमें जैसे कि सर ने भी ये बात बताई कि ड्रग ला इन्फोर्समेंट एजेंसीज और पुलिस सबके साथ के इस बारे में काफ़ी ध्यान देते हैं और कानूनी प्रावधान भी उपलब्ध है कि ड्रग एडिक्ट के साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार किया जाए। रही बात समाज के लिए जो समझने की बात है, जो कि जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि ड्रग का कम से कम इस्तेमाल हो। इसके लिए जरूरी है कि हम परिवार एज ए स्मॉलेस्ट यूनिट, जिसे कहते हैं ना कि परिवार एक सबसे छोटा यूनिट है, और हम सारे लोग जो भी परिवार में किसी न किसी रूप में हैं, कुछ लोग परिवार में मुखिया हैं, कुछ लोग परिवार में मतलब होम मेकर हैं, और बाकी बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम सारे लोग प्लेज लें। और चूंकि परिवार छोटा यूनिट है तो हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, एक दूसरे की आदतें जानते हैं, एक दूसरे से लगातार संपर्क में रहते हैं। तो उनके ऊपर यदि हम चाहें, परिवार है जो छोटा यूनिट यदि चाहे, तो परिवार को ड्रग फ्री फैमिली डिक्लेयर कर सकता है। मतलब हम ये सोच सकते हैं, ये प्लेज ले सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं कि हम ड्रग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। गलती से कोई यदि ड्रग ले रहा हो तो उसको कैसे रोकना है, कैसे उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर पे जाना है, उसका इलाज कराना है, उसको फिर से मुख्य धारा में लाना है, ये भी परिवार की ही जिम्मेदारी है। तीसरा और एक इम्पॉर्टेंट एक और इशू है कि कब हम जान लें कि वो ड्रग लेने लगा या कब ड्रग एडिक्ट बन गया। स्पेशली ऐसे लोग जो बच्चे हैं या जो ग्रोइंग स्टेज में हैं, जिनके लिए ज़्यादातर संभावना है कि ड्रग एडिक्शन के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। उनमें जो परिवार के बड़े सदस्य हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि अपने भविष्य का निर्माण करें, बच्चे जो कि ऋग्वैदिक ऋचा है, आत्मा जाए तो पुत्र, मतलब या चिल्ड्रंस आर द सोल ऑफ द फैमिली। तो बच्चे जो है माँ बाप की आत्मा होते हैं, तो उनका काम है कि उनके कंडक्ट पे, उनके व्यवहार पे, उनके चाल चलन के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखें और उनको समझें, उनके कौन मित्र हैं, कौन दोस्त हैं, कहाँ जाते हैं, कब आते हैं, स्कूल का क्या टाइमिंग है, उनका सामान्य आचार व्यवहार कैसा है। यदि इनके ऊपर परिवार के लोग नियंत्रण रखेंगे और उनके साथ संपर्क और संवाद बना के रखेंगे और उनके कोशिश करेंगे कि उनके ऊपर उनको समझाएं, उनको इम्पोर्टेंस दें, उनके साथ संवाद बना के रखें, तो ज़्यादातर संभावना है कि बच्चे ड्रग एडिक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। तो इसमें यह ज़रूरी है कि हम उनके कौन से, ज़्यादातर ड्रग एडिक्शन का जो मेजर रीज़न है वो है पीयर प्रेशर बोला जाता है। मतलब आप अपने मित्रों से ड्रग सीख लेते हैं। मतलब दैट इज द, या तो वो स्कूल में ड्रग लेना सीखेगा या वर्क प्लेस पे काम जहाँ कर रहा है, तो वहाँ पे वो अपने दोस्तों के साथ, मतलब पीयर प्रेशर एक मेजर रीज़न माना जाता है ड्रग एडिक्शन का। तो उसमें यह ध्यान रखने की थोड़ी ज़रूरत है कि कौन उसके दोस्त हैं, उनका क्या कंडक्ट है। एक बहुत अच्छी सी कहावत भी है कि मैन इज नोन बाय हिज कंपनी। तो कैसे लोगों के साथ संगत कैसी, हाँ संगत कैसी है, जिसे आप कह रहे हैं कि जैसी संगत होगी, ज़्यादातर संभावना यदि उसके फ्रेंड एडिक्ट हैं तो बहुत मुश्किल है कि वो बचे, वो भी एडिक्ट हो सकता है। तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है थोड़ा सा। यदि परिवार के सदस्य, माँ बाप स्पेशली, दादा दादी, जो भी मतलब केयरिंग गार्जियंस हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि जरा अपने बच्चे के ऊपर ये नियंत्रण रखें, उसके आचार विचार को समझें, उसके दोस्तों के ऊपर नज़र रखें और उसके सामान्य व्यवहार को जाने। एक बड़ा इम्पोर्टेंट इशू और बताना यहाँ चाहूँगा सभी दर्शकों के लिए
जी कि जब भी कोई आदमी ड्रग लेना चाहेगा तो वो घर के अंदर माँ बाप के सामने बैठ के तो ड्रग लेगा नहीं, तो बिल्कुल। वो ड्रग लेने के लिए क्या करेगा, या तो घर से बाहर जाएगा और वो भी ऑड टाइम पे, या फिर घर के अंदर यदि गलती से उसने ड्रग रखा हुआ है, लेना है तो क्या करेगा, वो बाथरूम में जाएगा या किसी सेक्लूडेड रूम में जाएगा। तो ये कंडक्ट समझने की जरूरत है कि यदि वो बाथरूम में बहुत ज्यादा समय बिता रहा है या बार बार किसी न किसी बहाने से घर से बाहर जा रहा है, किसी न किसी बहाने से किसी ऐसे दोस्त के साथ मिलने जा रहा है जिससे जो पहले नहीं मिला करता था, तो इसमें थोड़ा सा माँ बाप को सजग हो जाने की ज़रूरत है और उसको समझाने और उसके ऊपर थोड़ा नियंत्रण रखने से इस तरह की समस्या से निजात मिलने की संभावना नहीं, आपने बहुत सही कहा कि जब बच्चे में या यंगस्टर में अननेचुरल बिहेवियर दिखे, कुछ थोड़ा सा अननेचुरल बदलाव दिखे, तो और इसमें पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सुरेंद्र जी से एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि रिकवरी क्या हुई है हाल के दिनों में, जिस ढंग से असम पुलिस ने एक्ट किया है और दूसरी एजेंसियों के साथ मिलकर काम किया है, तो रिकवरी के बारे में आप थोड़ा संक्षेप में आपको मैं रवि जी संक्षेप में जी। जब से नई सरकार आई है 10 मई से जी, तब से 23 जून तक, परसों तक जो रिकवरी हुई है उसके बारे में बताऊंगा। टोटल 668 केस रजिस्टर हुए हैं और 1157 लोगों को इसमें अरेस्ट किया गया है जो ड्रग ट्रैफिकर हैं। 16 किलो हेरोइन, 67 क्विंटल गांजा, 9.5 किलो अफीम, उसके बाद 58,531 कफ सिरप, 9,43,167 जो टैबलेट हैं मेथेम्फेटामाइन के इत्यादि, मॉर्फिन 2 किलो, उसके अलावा 3 किलो क्रिस्टल मेथेम्फेटामाइन, और जो कैश है वो 80,33,700 रुपया। ये असम के इतिहास में अप्रत्याशित सफलता है। इस तरीके से गांव में, मोहल्ले में, हर कोने में ऑपरेशन हो रहा है और लोगों की काफ़ी प्रशंसा, मीडिया की प्रशंसा, सबकी प्रशंसा पुलिस को मिल रही है। और ये जो वॉर है इसमें हम लोग सबको यूनाइट होना है, तभी इस युद्ध से हम लोग युद्ध पे विजय प्राप्त कर सकेंगे। निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि है असम पुलिस की, और इसमें जो सीआईडी डिपार्टमेंट है, जो सीआईडी है, उसकी भी एक अहम भूमिका रही है, क्योंकि मेन बात है वो इनपुट्स, इंफॉर्मेशन, और सारी एजेंसियों के अपने अलग अलग पुट्स हैं। मैं इस पर चर्चा करूंगा। राकेश जी, एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूं आपसे कि ड्रग्स के खिलाफ कई एजेंसियां हैं, पुलिस हैं, आपका डिपार्टमेंट है, कस्टम है, एक्साइज है, और भी अन्य एजेंसियां हैं, और सबके अलग अलग सोर्स हैं इंफॉर्मेशन के जो आपको इनपुट्स देते रहते हैं। तो आप लोग और कई जगह आपके पास इनपुट है लेकिन आपके वहां पर लोग नहीं हैं, तो वैसे आपस में आप लोग एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न था आपका। सर जानते हैं इस बात को कि हम लोग नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है नारकोटिक्स के मामलों पे एक नेशनल कोऑर्डिनेशन एजेंसी है। तो इसके लिए हम लोग राज्य स्तर पे एक NCORD नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर के नाम पे एक चीफ आदरणीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में इसकी हर 3 महीने पे एक मीटिंग की जाती है। सिमिलरली जिला लेवल पे भी नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर की मीटिंग डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में कराई जाती है, जिसमें विभिन्न ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां मिलती हैं और एक दूसरे के साथ अपने इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं। सिमिलरली जो लीड एजेंसीज हैं, लीड इंटेलिजेंस एजेंसी जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज हैं, वो लोग भी हर महीने अपनी एक LIA की मीटिंग करते हैं। उसमें भी सारी एजेंसियां एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं। और बाकी और सीनियर लेवल पे विभिन्न एजेंसियों की बीच बीच में मीटिंग्स होती रहती हैं। और ये समस्या ज़्यादा नहीं आ पाती कि जहाँ पे भी जिसको भी इंफॉर्मेशन मिलती है, यदि वो खुद उस पर काम कर पाता है तो ठीक है, नहीं तो जो भी एजेंसी वहाँ सबसे नज़दीक है, उसकी अपनी सिस्टर एजेंसी, उसको इमीडिएटली वो इंफॉर्मेशन पास की जाती है और जिससे कि वो उस पर कार्रवाई करके ड्रग के खिलाफ अभियान को पूरी ताकत के साथ चलाया जाता है। नहीं, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई। सुरेंद्र जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहें? मैं ये बोलना चाह रहा था कि जैसे राकेश जी ने बताया है कि जो औपचारिक चैनल हैं, जैसे इन्होंने बताया NCORD,
वो राष्ट्रीय स्तर पर भी है, प्रांत स्तर पर भी है और जिले स्तर पर भी है। जी। उसके अलावा अनौपचारिक जो कोऑर्डिनेशन है, जो टेलीफोन के दौरान या मिलजुल के, वो भी काफ़ी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और जो इसमें स्टेक होल्डर हैं, सबके साथ हम लोगों का समन्वय बना रहता है, मुलाकात होती रहती है, बातें होती रहती है। और उसके अलावा जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है कोऑर्डिनेशन का, वो तो है ही। और एक चीज चाहते हैं, चलते चलते चूंकि समय बीतता जा रहा है, एक चीज और कि अभी राकेश जी ने भी एक महत्वपूर्ण बात बताई कि मुझे लगता है कि अपने बच्चों को मादक द्रव्यों के सेवन से बचाने के लिए या ड्रग एडिक्ट होने से बचाने के लिए तो उन पर नजर रखना ही है, वो किस तरह के दोस्तों से मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें पेरेंट्स की बहुत बड़ी भूमिका है। और एक चीज और भी है कि कभी भी ऐसे लोगों के साथ घृणा ना की जाए, बल्कि उनको प्यार किया जाए और उनको सम्मान दिया जाए। और राकेश जी, चलते चलते इस पर आपसे एक छोटा सा कमेंट चाहेंगे कि जिसको लत है उसको कैसे स्नेह दिया जाए। देखिए, आप इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जो भी परिवार का सदस्य है, यदि वो ड्रग एडिक्ट हो जाता है तो उसके प्रति हमें ये समझना होगा कि यदि वो ड्रग एडिक्ट हुआ तो उसमें पेरेंट्स की भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी जरूर है। जैसे कि समाज में यदि किसी भी तरह की अराजकता यदि फैल रही तो समाज के सभी एलिमेंट्स की कुछ न कुछ भूमिका जरूर है। तो इसलिए हम लोग, जैसा कि सर भी बता रहे थे, कि परिवार एज ए यूनिट हम लोगों को काम करना होता है परिवार के रूप में। और मुझे ये लगता है कि जो जैसा कि आपने अभी भी सलाह दी, हालांकि ये एक ऐसा मुद्दा है कि इस पर बहुत लंबी बातचीत भी की जा सकती है और बहुत सेंसिटिव है, और मुझे लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम की हमारे दर्शकों को जरूरत भी है। तो दर्शकों, मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि अगर आपके आसपास कोई ड्रग एडिक्ट हो गया है, उससे घृणा मत कीजिए, उसको स्नेह और प्यार की जरूरत है। आप जितना उसे घृणा करेंगे उतना वो अंधेरे की खाई की तरफ बढ़ता जाएगा, लोगों से कटता जाएगा। और पेरेंट्स को भी ऐसे बच्चों पर नजर रखनी चाहिए, तभी हम कहीं ना कहीं जागरूकता फैला पाएंगे, इसकी खपत को कम कर पाएंगे और तब इसकी तस्करी भी कम होगी। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे मेहमान श्री सुरेंद्र कुमार जी, जो आईजीपी हैं सीआईडी विभाग में असम पुलिस के, और श्री राकेश चंद्र शुक्ला जी, क्षेत्रीय निदेशक हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें उम्मीद है कि यह कार्यक्रम हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। बस चलते चलते हम एक सेंटेंस बोलना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त दिवस का इस साल का जो थीम है वो यही है, शेयर द फैक्ट्स एंड सेव द लाइफ। मतलब एक दूसरे से इसके बारे में बातें करें और एक दूसरे को सहयोग करें, जिससे कि लोग ड्रग एडिक्शन में ना जाएं। थैंक यू।